हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन करने वाले हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंदर हम लोग जितने भी ठोस आकृतियाँ हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। ठोस आकृतियाँ क्या होती हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठोस आकृतियाँ जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इस तरह की आकृतियाँ होती हैं। तो आज की सेशन में हम लोग घनाभ का अध्ययन करेंगे। एक ठोस आकृति है घनाभ, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्यूबॉइड भी कहते हैं। तो ये क्लास 9 से संबंधित है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 10th के सिलेबस में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको हल करने के लिए आते हैं। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखने का प्रयास करते हैं कि जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं, जिसे हम लोग 2D बोलते हैं। तो 2D का मतलब क्या होता है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो 2D का मतलब होता है जितनी भी समतल आकृतियाँ होती है वो 2D है, अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ऐसी आकृतियाँ जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय आकृतियाँ बोलते हैं। जैसे आपको आयत ले लीजिए, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया। इस तरह की आकृतियाँ जो होती हैं हम उसे क्या बोलते हैं, 2D आकृतियाँ बोलते हैं। फिर दूसरा है 3D आकृतियाँ। 3D आकृतियाँ का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या मोटाई भी हो। तो जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, 3D आकृतियाँ, यानी कि 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय आकृतियाँ। तो त्रिविमीय आकृतियों को ही हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। तो इस सेशन में हम लोग ठोस का ही अध्ययन करने वाले हैं, ठोस आकृतियों का ही अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको शीर्ष में लिखा हुआ है, शीर्षक के रूप में घनाभ के उदाहरण। तो ये जो भी आकृतियाँ आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, घनाभ के उदाहरण है, और ये क्या है, ठोस आकृतियाँ हैं। तो आप यहाँ पे पुस्तकें देख रहे हैं, और ये बक्स देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डस्टर देख पा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, घनाभ है, घनाभ के उदाहरण है। तो इस सेशन में हम लोग घनाभ का ही अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फलक, पृष्ठ, सतह या फेस, ये क्या है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये क्या है, एक घनाभाकार आकृति है, ये घनाभ है। तो इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फेस या सतह या पृष्ठ या फलक क्या होता है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऐसी ठोस आकृति जिसका मतलब उसका जिस ठोस का वह भाग जिसे हम टच कर सकते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसका फलक या पृष्ठ या सतह बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो घनाभ है, इसका एक पार्ट सामने वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सामने वाला पार्ट है, इसके पीछे वाला पार्ट, फिर इसके ऊपर वाला पार्ट, और इस नीचे वाला फिर बाएं दाएं। तो कोई भी ठोस है, और ठोस का वह भाग जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे स्पर्श कर सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं फलक, पृष्ठ या सतह। अब मान लीजिए कोई एक डब्बा है। तो डब्बा का हम ऊपरी सतह टच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अंदर कोई सामान भरा हुआ है, तो ये पूरा जो भरा हुआ सामान है वो उसका आयतन हो जाएगा, और ऊपरी जो सतह होगा जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या हो जाता है, उसका पृष्ठीय सतह हो जाता है। पृष्ठ होता है, चाहे फलक होता है या फेस होता है। तो ये पृष्ठों से, यानी कि फलकों से हम क्या करते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और इसमें जो भी सामान रहता है हम उससे क्या करते हैं, उसकी जो मात्रा ज्ञात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि फलक या पृष्ठ या फेस क्या है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी आकृति है, कोई भी त्रिविमीय आकृति है, कोई भी मतलब ठोस आकृति है, तो ठोस आकृति का वह भाग जिसे हम टच कर पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, या पृष्ठ बोलते हैं, या सतह बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि आसन्न फलक क्या होता है। तो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, एक घनाभ है, ये घनाभ में आसन्न फलक को समझना है। तो ये जो फलक, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, मैं जिसे अंडरलाइन कर पा रहा हूँ, इसको मान लीजिए ये AEFB या ABFE, और फिर इसका HDAE। तो ये दो जो फलक दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, आसन्न फलक बोलेंगे। आसन्न फलक को हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न फलक भी बोलते हैं, इसको अर्धसेकंड फेस भी बोलते हैं। तो आसन्न फलक का मतलब हुआ
कि ऐसे दो फलक जिसका एक किनारा क्या हो उभयनिष्ठ हो। अब ये दोनों फलकों में आप देख पा रहे हैं कि ये जो किनारा है क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है। हम इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला भाग है, ये एक फलक है, फिर इसमें इसको उभयनिष्ठ मानते हुए ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये फलक और ये वाला फलक क्या कहलाएगा, आसन फलक कहलाएगा। आसन फलक को हम लोग संलग्न फलक भी बोलते हैं या एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आसन फलक क्या है। फिर नेक्स्ट देखते हैं किनारा का मतलब क्या हुआ। देखिए, एक फलक दूसरे फलक से जहाँ मिलते हैं उसको मिलाने वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ हम लोग अभी जो अध्ययन किए हैं फलक का, पृष्ठ का, तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि कितने फलक हैं, कितने पृष्ठ हैं। तो ये एक घनाभ है, तो घनाभ में कुल मिला के 6 फेस होते हैं। ऊपर वाला फेस, फिर नीचे वाला, फिर सामने वाला, फिर इसके पीछे वाला, फिर बाएं दाएं वाला भाग। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, यानी कि किसी घनाभ में कुल मिलाकर 6 फलक या पृष्ठ या सतह होते हैं। उसी प्रकार अब संलग्न फलक यानी कि आसन्न फलकों को आप काउंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि किनारा इसमें कितना हो रहा है। तो देखिए, ये ए से बी तक एक किनारा हो गया, ए से ई तक एक किनारा हो गया, ई से एफ तक एक किनारा हो गया, बी से एफ तक एक किनारा हो गया। तो 4 किनारे सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी तरह 4 किनारे पीछे हो जाएंगे। फिर इसके बाद से 1 2 3 4 कुल मिलाकर एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि घनाभ में किनारों की संख्या जो होती है, एजेस जो होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब है शीर्ष। तो ये जो किनारे दिख रहे हैं आपको, ये वाला तीनों किनारों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे ही हम क्या बोलेंगे, इस घनाभ का शीर्ष बोलेंगे। तो आप यहाँ पे शीर्ष को काउंट कर सकते हैं। शीर्ष को हम लोग वर्टेक्स या कोना भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो एक घनाभ में कुल मिलाकर 8 कोने होते हैं। घनाभ में कोनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, घनाभ में आधार या पार्श्वपृष्ठ क्या होता है, यानी कि बेस या लेटरल फेस क्या होता है। तो ये एक पृष्ठ हो गया। घनाभ में हमें पता है कि कुल मिलाकर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो इसमें हमें समझना है कि आधार क्या है। देखिए, घनाभ का कोई भी पृष्ठ आधार कहलाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो भूमि से स्पर्श कर पा रहा है, ये वाला नीचे वाला पृष्ठ, जिसे हम नाम दे सकते हैं HEFG, ये क्या होगा, आधार के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको आधार मानते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब इस आकृति को पलट दिया जाए तो ये ठोस को पलटने के बाद से ये वाला फेस भी आधार हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि घनाभ का कोई भी पृष्ठ, कोई भी सतह जो है आधार हो सकता है। कोई किसी भी पृष्ठ को हम आधार के रूप में मान सकते हैं। तो आधार जब हम समझ ली, अब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो HEFG जो है इसका आधार है, तो आधार हो गया। तो आधार को छोड़ के इसके सामने वाली एक भुजा ये हो जाएगी। तो आधार और इसके सम्मुख भुजा को छोड़ के, सम्मुख फलक को छोड़ के, आधार और सामने के फलक को छोड़ के बाकी जो फलक दिखाई दे रहे हैं उससे हम क्या बोलेंगे, पार्श्व फलक बोलेंगे। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि पार्श्व फलक इसमें क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हैं। तो इसमें AEHD एक हो गया, AEFB दूसरा है, उसी तरह CGFB ये हो गया। फिर पीछे वाला देखिए DCGH, ये पार्श्व फलक हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कमरा है, रूम है, तो उसका छत और फर्श को छोड़ देने के बाद से उसके जो चारों दीवार हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठ बोलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपको हल करने के लिए आएंगे कि घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे फिर समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाला सतह है और नीचे वाला सतह, इसको छोड़ देंगे तो बाकी जो 4 सतह बच रहे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, पार्श्व सतह या लेटरल फेसेस बोलेंगे। अब देखिए, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि घनाभ की परिभाषा क्या है। तो घनाभ
जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि इसका जो एक सतह है, प्रत्येक सतह जो दिख रहा है यहाँ पे, एक एक सतह जो दिख रहा है, ये एक सतह ये है कैसा, आयताकार है, ये भी कैसा है, आयताकार है, और ये भी क्या है, सभी आयताकार है। यानी कि इसके जो 6 सतह हैं, 6 फलक हैं, 6 फेस जो है, ये सभी क्या है, आयताकार है। तो इस आयताकार सतह के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसा ठोस जो 6 आयताकार फलकों से घिरा हो, हम उसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलेंगे। यानी कि वह ठोस जो 6 आयताकार फलकों से घिरा है उसे क्या कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि घनाभ से संबंधित जो सूत्र है ये क्या है। तो घनाभ से संबंधित अगर सूत्रों को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम इसके घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए ये घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि इसके 6 पृष्ठ, यानी 6 पृष्ठ का मतलब हुआ इसके जो 6 फलक हैं, सभी फलकों का क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो 6 फलक होते हैं, सभी फलक क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। तो यहाँ पे हम जब 6 आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी कि एक फलक आयताकार है, फिर पीछे वाला वही फलक क्या है, आयताकार है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो आमने सामने के जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। घनाभ में आमने सामने के जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे इसमें एफ बी जो है ये एक फलक है, और ठीक इसी के बराबर जो है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर क्या है, पीछे वाला है। यानी पीछे वाले का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे HGCD और EF ABFE और CGHD ये दोनों क्या है, समान क्षेत्रफल वाले फलक है, समान आयत वाले हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए ये जो आमने सामने के फलक हैं ये हो जाएंगे, अगर हम इसको लंबाई माने और इसको चौड़ाई माने, और ये ऊंचाई है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो इसमें इस आकृति में ध्यान दीजिए, तो इस सामने वाले जो फलक दिखाई दे रहा है, सामने वाला जो आयत दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। या ये सामने वाला जो है इसमें हम LH लेंगे, उसी तरह पीछे भी है, तो इसका LH जो है, LH इस आयत का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, H है। तो इसका जो क्षेत्रफल इसी के बराबर पीछे वाले का क्षेत्रफल होगा, यानी कि हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। फिर ये जो दिख रहा है यहाँ पे B और यहाँ पे क्या है, H है। तो ये बाएं साइड जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। तो यहाँ बाएं साइड वाला का BH हो जाएगा, तो इधर भी दाएं साइड वाला भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। फिर सामने वाला हो गया, बाएं दाएं का हो गया, ऊपर का। तो ऊपर वाला आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है इसकी ये लंबाई है और ये क्या है, ये चौड़ाई है। तो इसका क्या हो जाएगा, LB। तो ये LB जो है मतलब नीचे का ऊपर का हो गया, तो नीचे का भी क्या होगा, LB ही होगा। तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2LH 2BH और क्या हो गया, 2LB हो गया। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 2LB 2BH 2LH। अब सभी में चूंकि 2 है तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 2LB BH प्लस LH। तो इस प्रकार इस घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो गया 2 इंटू लंबाई, ये L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई। तो यही सूत्र आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया। अब घनाभ का आयतन का मतलब होता है, देखिए आयतन जब भी पूछा जाए तो आयतन का मतलब होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या मोटाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या मोटाई। तो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे मोटाई को हम ऊंचाई बोलेंगे।
तो इस घनाभ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं LBH। तो घनाभ का आयतन जो हो जाएगा LBH हो जाएगा। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण आप समझिए यहाँ पे ये जो ये वाला जो किनारा दिख रहा है, ये किनारे से इस किनारे को अगर हम मिलाते हैं, इस किनारे को पीछे वाले किनारे से मिलाते हैं, फिर इस किनारे को नीचे वाले किनारे से मिलाते हैं, तो ये इसका विकर्ण हो गया। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है वो होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। अब इसमें एक और सूत्र रह गया है, ये है कि घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ जैसे कि हम लोग फिगर में समझ पाए थे, पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, अगर आधार और ऊंचाई को छोड़ दें, मतलब फर्श और छत को छोड़ दें, तो बाकी जो चार दीवार बचते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है परिमिति गुणे ऊंचाई। अब परिमिति का मतलब होता है यहाँ पे आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति क्या होती है, 2 × L + B, और ऊंचाई क्या होती है H। तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ होगा, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 × L + B × H, 2 × L + B × H, यानी कि परिमिति गुणे ऊंचाई। अगर आप याद रखते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए।